जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने टेक्निकल के पूरे सीरीज चालू किया है, तो टॉपिक वाइज मैं आपको कंसेप्ट भी देते जाऊंगा और साथ में हर दिन का 50-50 क्वेश्चंस का सेट भी कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं हिंदी में भी बोलूंगा। मैं कोशिश करा रहा हूं कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड हो जाए, ताकि हिंदी इंग्लिश का मैचअप आपको चलते रहे। ठीक है ना? मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। अभी क्या हमको क्वेश्चन करना है, मैं इस चीजों को आपको हिंदी में बोलते भी जाऊंगा, आप सुनिएगा और टिक लगाइएगा। क्लियर है? चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था और इस 50 क्वेश्चन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, और आप लोगों ने कोई भी नहीं बताया SWG, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ये आपका डेडिकेशन बताता है बेटा कि आप पूरा वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं। आप 1 घंटा अपना पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे बताइए सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे एक इतने बड़े कंपटीशन में आप कैसे पेपर निकालेंगे। ठीक है, आप जब देखेंगे तब आपको मिलेगा कि SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। 51 से हम लोग चालू करना करते हैं। देखिए लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज, मतलब बोल रहा है कि एक धात्विक तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, या डायरेक्ट किससे निर्भर करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इनमें से किसके समानुपाती होता है, कौन, मेटेलिक वायर का प्रतिरोध। तो देखते हैं, डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको मालूम होगा आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो आर किसके समानुपाती दिख रहा है, लंबाई के दिख रहा है ना, तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब लेंथ का। अगर ये डायरेक्टली की जगह क्वेश्चन में इनवर्सली रहता ना, तो मैं बोलता भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका आंसर आ जाता। क्लियर है? क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूं कि किस बेसिस पे हमको अप्रोच लगाना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय यूजिंग, देखिए रेजिस्टेंस से कितना क्वेश्चन बन रहा है। और मैं आपको बेसिक में बोला भी था कि रेजिस्टेंस से जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसी से आपके 15 से 20 नंबर अकेले आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है किसी वायर का प्रतिरोध किससे माप सकते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्लक्स मीटर या मल्टीमीटर। तो आपको मालूम है कि भाई मल्टीमीटर से हम मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, एमीटर से धारा मापते हैं, करंट मापते हैं, फ्लक्स मीटर से फ्लक्स मापते हैं, मल्टीमीटर से हम प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट सब माप सकते हैं। ठीक है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर सप्लाई सिस्टम इज, हमारे सप्लाई सिस्टम की आवृत्ति क्या है, 10 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 220 हर्ट्ज। तो इसको बताने का तो जरूरत नहीं है, 50 हर्ट्ज। और IE रूल के अकॉर्डिंग ना, IE रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है ना, वो ±3% के वेरिएशन पर चलता है। मतलब 3% ज्यादा भी हो सकता है, 3% कम भी हो सकता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा किसी सर्किट का। संधारित्र प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। तो संधारित्र प्रतिघात में आपको तभी ये क्वेश्चन बनेगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूं बेटा। जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि एक्सल जो प्रेरकी प्रतिघात होता है, ये होता है 2πfl, और जो XC होता है संधारित्र प्रतिघात, ये होता है 1/2πfc। ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना, तो प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ेगा। तो हमको बताना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, संधारित्र प्रतिघात का बात बताना है। अगर आवृत्ति बढ़ रहा है तो संधारित्र प्रतिघात क्या होगा, कम होगा। लिखा है भाई इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो सप्लाई, एक संधारित्र प्रतिघात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the power factor of a lighting circuit consists of
इनकैंडेसेंट लैंप बल्ब इज, क्या होगा इसका पावर फैक्टर? 0, 0.5, 0.8 या 1? तो इसका आंसर आता है 1। इनकैंडेसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा 1 आता है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ हाउस होल्ड सर्किट द लैंप्स आर कनेक्टेड इन, जो हाउस होल्ड घरेलू जो परिपथ होते हैं उसमें लैंप किस प्रकार कनेक्ट होते हैं भाई? श्रेणी में, समांतर में, मिक्स्ड में, या पैरेलल विथ स्विचेस, स्विच के साथ पैरेलल में? तो हमेशा ये क्या होगा इसका आंसर? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो एसी सप्लाई की आवृत्ति से पर निर्भर नहीं करता है? इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफएल, तो ये तो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 1/2 पाई एफसी, ये भी तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। तीसरा है इम्पीडेंस, जेड बराबर होता है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। जेड बराबर आर प्लस जे एक्स होता है, या फिर जेड बराबर √r² प्लस x² होता है। अब यहाँ L भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों तो फ्रीक्वेंसी में डिपेंड कर रहे हैं। प्रतिरोध है जो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ये सब, थोड़ा आपको मैं बोला था ना आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये टाइप में ही किया होना तो थोड़ा मेरे से ही गड़बड़ हो गया। The reading of an AC emitter is 22 एम्पियर, what is the peak value of current, बोल रहा है कि एक AC एमीटर का जो रीडिंग है ना वो 22 एम्पियर दिया है, मेरे को इसकी पीक वैल्यू बताना है, मतलब अधिकतम मान बताना है, अधिकतम मान। तो आप देखेंगे कि ये जो मान देगा ना ये हमेशा आपको आरएमएस मान दिया होगा, आरएमएस मान बराबर दिया है 22 एम्पियर, वर्ग माध्य मूल मान 22 एम्पियर दिया है। आपको पूछा है अधिकतम मान क्या होगा, आईएम का मान क्या होगा, तो आप निकालेंगे कैसे? आपको पता होना चाहिए कि IRMS होता है बेटा IM/√2, ये होता ही है। एसी सर्किट में मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, आप देखिएगा उसको। तो IM बराबर कितना हो जाएगा? IM हो जाएगा IRMS इंटू √2, तो IRMS कितना है? 22 √2। क्या ऑप्शन में कहीं है क्या ये 20 एम्पियर नहीं, 22 एम्पियर नहीं होगा, 23 एम्पियर नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये सब चीजें, लास्ट में मैं आपको ये सब समझा भी दूंगा। देखिए लिखा है फ्यूज वायर इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, फ्यूज वायर से आप देखना ये 5वां क्वेश्चन है, आप पिछले 50 क्वेश्चन भी देखेंगे, ये 5वां 6वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्यूज वायर किससे मिलके बनाते हैं भाई? कॉपर से? जी नहीं, कॉपर से नहीं बनाते। एल्यूमिनियम से भी नहीं बनाते। लेड एंड टिन, सिल्वर एंड आयरन, तो इससे भी नहीं बनाते। किससे बनाते? लेड एंड टिन से मिलके बनाते हैं फ्यूज वायर को। इन एक्टिव पावर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का एक्टिव पावर क्या होता है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, एक्टिव पावर हमेशा VI cos phi होता है, रिएक्टिव पावर पूछे रहता तो VI sin phi होता है, ये कल बताया था। एपरेंट पावर बोलता है तो सिर्फ V × I होता है, ये सब मैंने आपको कल ही बताया हुआ है। तो एक्टिव पावर बोल रहा है तो हमेशा कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव, मतलब एक शुद्ध संधारित्र के सर्किट में एक्टिव पावर मतलब सक्रिय शक्ति का मान क्या होगा? तो V और I के बीच में ना 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा ना, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस दूंगा तो प्योरली कैपेसिटिव का सर्किट में जो धारा होगी 90 डिग्री लीड करती है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वोल्टेज है और करंट के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ रखूंगा तो क्या होगा? VI cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 0 होता है, इसलिए पावर कितना आ गया? एक्टिव पावर कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। आपको बनाना है बेटा, ये सब चीजें सीखना है। देखिए आ गया ट्रिग्नोमेट्री इसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है ना, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए लिखा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड इन वॉट, इनमें से कौन सा पैरामीटर्स है जो वॉट में उसकी मापन किया जाता है, वॉट में बोला जाता है। तो आपको मालूम होगा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये जो यूनिट होता है वो होता है किलो वॉट आवर। इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है ये होता है किलोवाट। कैपेसिटी, कैपेसिटी कहीं पे भी क्या होगा, जैसे ये डिपेंड करता है, अगर मैं वाटर का बोल रहा हूँ, मैं कहीं का बोल रहा हूँ, तो कैपेसिटी का अलग अलग वो आता है यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो आता है ये होता है कूलम। ठीक है, तो कौन सा होगा जो हमारे पास दिख रहा है, तो ये है इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है, चले। द ट्रांसफॉर्मर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत में शामिल है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जी नहीं, ये नहीं होता है। एडी करंट, ये भी नहीं होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्व प्रेरकत्व, यही है ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये ऑप्शन नंबर सी। जैसे सेल्फ इंडक्शन का बात आता है, ध्यान रखिएगा कि सेल्फ इंडक्शन हमेशा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा डायनेमोमीटर टाइप, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसी को मैं बोलूंगा EMMC, इसका यूनिट होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इनमें से किसका यूज मैं करता हूं रेजिस्टेंस को टर्मिनेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। तो ऑप्शन है व्हीट स्टोन ब्रिज, कैल्विन डबल ब्रिज, मैगर, या फिर मल्टीमीटर। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आएगा मैगर। मैगर का यूज करते हैं हमेशा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में रेजिस्टेंस को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, हुज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। कल ही मैंने इसका आंसर आपको बताया है कि इंटीग्रेटिंग समाकलित टाइप का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं समाकलित टाइप का इंस्ट्रूमेंट, समाकलित टाइप का इंस्ट्रूमेंट, टाइप का यंत्र। ये क्या होगा, तो वॉट मीटर, जी नहीं, ये नहीं होता। मल्टीमीटर भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी मीटर भी नहीं होगा, हमेशा एनर्जी मीटर, क्योंकि E बराबर होता है P इंटू टी, और यही समाकलन के साथ T इंटू dt में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको समाकलित इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट बल्ब विल बी, जो 60 वॉट का बल्ब होगा वो क्या होगा, लोअर देन 100 वॉट, मतलब ये पावर का बात बता रहा है कि 60 वॉट का बल्ब ना 100 वॉट की तुलना में ज्यादा जलेगा कि कम जलेगा, ये सब वाला बात बता रहा है। हायर देन डेट ऑफ 100 वॉट, इक्वल टू 100 वॉट, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमेशा 60 वॉट का जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा ना, हमेशा 100 वॉट के बल्ब के रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 60 वॉट का बल्ब 100 वॉट के बल्ब से कम में आता है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यही बोलता ना 60 वॉट का बल्ब है, चलिए मैं उसको बताऊंगा। ठीक, नंबर 66 है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब किसी कंडक्टर का तापमान क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कांस्टेंट, वेरी हाई, वेरी लो, या 0 डिग्री। तो हमेशा जब तापमान क्या हो, कांस्टेंट होना, तभी ओम्स लॉ क्या होगा, मेरा वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। जितना क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसको मैं भाई ऑप्शन के साथ भी बता रहा हूं, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। द रेंज ऑफ गिवन AC वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग, क्या होगा, एक AC वोल्टमीटर, क्या मेरे को PMMC बोल रहा है, क्या मेरे को MI इंस्ट्रूमेंट बोला, क्या नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है एक AC वोल्टमीटर है, उसके रेंज को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, क्या करके। लो सीरीज रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा, हाई सीरीज रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा। PT यही है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसका काम होता है अत्यधिक मात्रा में वोल्टेज को मेजर करने का काम रहता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, अब ये मूविंग कॉइल का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट,
इसको आप हिंदी में भी बोलते हैं स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र ये बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किस में यूज होगा, ओनली एसी सर्किट, ओनली डीसी सर्किट, बोथ एसी एंड डीसी, या लो पावर सर्किट। तो हमेशा पीएमएमसी इज बेस्ट फॉर डीसी सर्किट। मैंने आपको 3 पॉइंट का लास्ट में बताया भी था, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्रियल सप्लाई विल बी लो बिकॉज ऑफ। क्यों पावर से जो फैक्टर होता है किसी भी औद्योगिक जगह का, उसका लो पावर फैक्टर में आता है, क्यों आता है? ऑप्शन नंबर 1 मोर लाइटिंग लोड, नहीं ये गलत है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है पावर फैक्टर से। वोल्टेज वेरिएशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। मोर इंडक्शन मोटर, वहां पर इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा लगे होते हैं और उसी के कारण पावर फैक्टर लो हो जाता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जगह पे इंडक्टिव लोड में हम लोग चलाते हैं। इंडक्टिव लोड रहेगा मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में जाएगा। लैगिंग का मतलब होगा कम होते जाएगा। जितना कैपेसिटिव लोड होगा उतना पावर फैक्टर इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन केरला। केरला का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इडुक्की, सबरीगिरी, सोलेयार या कुटरी। तो इसका जो आंसर होगा इडुक्की। ये पेरियार नदी पर है, ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी इसका आंसर होगा। ये बहुत बार पूछा भी है रेलवे में, तो आंसर आएगा, ठीक है। एक डायनेमो होता है, क्या करता है? कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, या एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमो का काम यही होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चोक कॉइल हैज, क्या होगा चोक कॉइल? लो इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में रखिएगा। चोक कॉइल होता है जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जैसे मैं कहीं आर और एल बनाऊं ना, तो इसको बोला जाता है चोक। और इस चोक कॉइल में हमेशा क्या होता है, जो इंडक्टेंस होता है वो हाई रहेगा और रेजिस्टेंस जो रहेगा लो रहता है, ठीक है। आर और एल के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग चोक बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं आर और सी लग गया ना, तो आर और सी के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे स्नबर सर्किट। और कहीं आर और सी का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर, ठीक है। ये सब ध्यान में रखें। 2 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट इफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। अगर पावर फैक्टर यूनिटी होगा तब आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। पावर फैक्टर यूनिटी करना है ना, तो cos फाई का फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, ठीक। cos फाई बोल रहा है यूनिटी का मतलब 1 है, और 1 है मतलब cos tan इनवर्स √3 दोनों पावर फैक्टर W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ये cos उस साइड चल जाएगा, तो ये cos 1 कब होगा? 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? W1 इक्वल टू W2। जब दोनों वॉटमीटर का रीडिंग बराबर होगा ना, तभी पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी में आएगा। तो कौन सा होगा? बोथ वॉटमीटर विल रीड सेम वैल्यू। ये सब आपको याद रखना, ये सब मैंने यूट्यूब में कराया भी है, पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं उसको जाके, कि जब W1 बराबर होगा W2 के, तो पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा? यूनिटी आता है। अगर मैं बोला एक वॉटमीटर का रीडिंग दूसरे वॉटमीटर के रीडिंग से नेगेटिव है ना, या अपोजिट में है, तो पावर फैक्टर हमेशा जो वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री आता है। पावर फैक्टर मतलब 0 हो जाता है ये वाला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। cos फाई 0 हो जाता है। इसमें पूरा मैथ्स है बेटा, जितना मैथ्स आपका स्ट्रांग रहेगा आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स में चलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फ्लोरोसेंट लैंप, इनमें से कौन सा है जो फ्लोरोसेंट लैंप के लिए सत्य नहीं है? दे हैव नो हीटिंग फिलामेंट, light is emitted by the fluorescent coating in the tube, in them electricity is not much wasted as heat, in them there is mercury vapor in addition to argon gas। तो इनमें से कौन सा है जो फ्लोरोसेंट लैंप के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं है, ऐसा गलत है, हीटिंग एलिमेंट होता है। क्लियर है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन MKS सिस्टम इज, जो MKS सिस्टम है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो फ्लक्स का SI यूनिट होता है वेबर, ठीक है ना, और जो फ्लक्स का MKS होता है उसमें इसका यूनिट आता है मैक्सवेल। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इंडिया यूजुअल जनरेटिंग वोल्टेज एट पावर स्टेशन इज, कौन सा है भाई जिसने हम लोग किस वोल्टेज पे जनरेशन करते हैं पावर को? तो आपको पता होगा 11 kV में हम लोग जनरेट करते हैं, प्लस माइनस 10% के वेरिएशन के साथ। आई रूल बोलता है, तो क्या आएगा 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट। द सेकेंडरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी कनेक्टेड इन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, मैंने इसको डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो यहां पर मैं इसका वो बता देता हूं कि जो कनेक्शन होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, इसका प्राइमरी होता है डेल्टा में और सेकेंडरी होता है स्टार में। तभी हमारे घर पे ना स्टार का मतलब न्यूट्रल आता है, इसीलिए हमारे घर पे न्यूट्रल होता है। और पावर ट्रांसफार्मर का जो सब स्टेशन में लगा रहता है उसका जो कनेक्शन होता है ना वो स्टार और डेल्टा में होता है, मतलब प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी डेल्टा में कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन क्या होगा? सेकेंडरी किस में कनेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी स्टार में ये कनेक्ट होगा, ये सेकेंडरी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। चेंज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ एन आइसोलेटेड अल्टरनेटर मेयरली चेंज द आउटपुट इन, क्या करता है आइसोलेटेड अल्टरनेटर में? एक्साइटेशन चेंज करूंगा तो ये किसको बोल रहा है? आउटपुट क्या चेंज करेगा? केवी में, केवीए में, किलोवाट में या केवीएआर में? तो इसका आंसर आएगा केवीए में, क्योंकि अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा केवीए में दी जाती है। Which of the following used as fuel in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसमें से किसका हम एक फ्यूल के जैसा यूज करते हैं? मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करते हैं? यूरेनियम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम या फिर प्लेटिनम। तो देखिए यूरेनियम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूरेनियम यूज करते हैं, जर्कोनियम भी यूज करते हैं लेकिन इसका कम रहता है ना। तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, जर्कोनियम भी है और यूरेनियम भी है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है? यूरेनियम हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर रन सेट, क्या होता है इंडक्शन मोटर? सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है कि बिलो सिंक्रोनस स्पीड चलता है कि अबव सिंक्रोनस स्पीड चलता है या इंडिपेंडेंट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड होता है? तो ध्यान रखिएगा इंडक्शन मोटर का बात कर रहा है ना, तो ये लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। अगर इंडक्शन जनरेटर होता ना तो ये किस में चलता है? अबव सिंक्रोनस स्पीड में चलता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इंडक्शन मोटर बिलो सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय, कि बोल रहा है कि जो समांतर पट का संधारित्र होता है वो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, बात कर रहा है। तो सबसे पहले संधारित्र जो होता है ना C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होता है, जहां C कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन 0 का मतलब है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, और A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट। ऐसा रहता है कैपेसिटर, दो प्लेट का बने रहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो D है ये प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अब देखना है कि कैपेसिटेंस किस पर निर्भर नहीं करता है, नॉट इफेक्टेड बाय लिखा है। थिकनेस ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेपरेशन पर तो निर्भर कर रहा है,
एरिया पर भी निर्भर कर रहा है। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है यही परमिटिविटी किस हिसाब से ये बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर कि थिकनेस ऑफ प्लेट पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंडरी ऑफ अ सिटी इज, सिटी का सेकेंडरी क्या होता है? नेवर लेफ्ट ओपन सर्किटेड, कभी भी ओपन सर्किट नहीं खोलना चाहिए। नेवर लेफ्ट शॉर्ट सर्किटेड, ऑलवेज केप्ट ओपन सर्किटेड, या कनेक्टेड टू अ हाई रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो कभी भी ओपन सर्किटेड नहीं होता है, हमेशा उसको क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं से शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना उसको कभी भी शॉर्ट सर्किट में नहीं छोड़ते। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, बैटरी का जो कैपेसिटी है वो किससे डिफाइन होता है? एम्पियर। तो ये तो करंट का होता है, आपको मालूम होगा। वॉट का मतलब पावर होता है, वॉट आवर ये तो एनर्जी का हो गया, क्योंकि पावर इनटू टाइम है इसमें, तो एनर्जी हो गया ये। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है एम्पियर आवर। ये भी एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है? भाई ट्रांसफार्मर नहीं, भाई यहाँ तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जनरेटर, मोटर या बैटरी, तो बैटरी में भी नहीं होगा, या तो जनरेटर होगा नहीं तो मोटर होगा। आपको बोल रहा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये जो जनरेटर होता है ना ये वाला, यहाँ पर आप देखिएगा इस जगह पर जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो जनरेटर और मोटर के केस में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। क्लियर है? डीसी सीरीज मोटर हैज, क्या होता है डीसी सीरीज मोटर? कल ही के सेशन में मैंने आपको बताया था कि डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। कांस्टेंट स्पीड, नहीं ये नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड हमेशा शंट मोटर का होता है, डीसी शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है। हाई पावर रेटिंग, ये भी नहीं होगा। हाई एफिशिएंसी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। The total current drawn by a circuit consists of two numbers of 5 ohm resistance in parallel connected to 20 volt supply। इसका मतलब बोल रहा है कि उस सर्किट का टोटल धारा मतलब कुल धारा क्या होगी जिसमें दो 5 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब समांतर में कनेक्ट है, और वोल्टेज उसका 20 वोल्ट है। मतलब आपको बोल रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, 5 ओम के 2 प्रतिरोध है, 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस का बात कर रहा है। तो जैसे ही प्रतिरोध पैरेलल में होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.5 ओम। 2 प्रतिरोध अगर पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? आधा हो जाता है, 2.5 हो गया। अब यहाँ पर मेरे को R की वैल्यू मिल गई है 2.5 ओम। यहाँ पर मेरे को वोल्टेज भी दिया हुआ है 20 वोल्ट, मेरे को निकालना है, करंट निकालना है। तो आपको मालूम होगा ओम्स लॉ से I = क्या होता है? V/R होता है। तो V कितना है मेरे पास? V है 20, R कितना है? 2.5। तो यहां से ये एक पॉइंट हटाऊंगा, यहां से इस जगह पे, ये जगह पे एक पॉइंट हटाऊंगा इसको, तो यहां पर पॉइंट हटा के मैं 0 लगा सकता हूं ऐसे। और 25 कितना होगा? 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? 8 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है, जितना बनाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा। और यही सब हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, ऐसी इजी आता है और हम पेपर में हमेशा फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है बोल रहा है, फॉर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड रेजिस्टेंस 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉर्नर। ऐसा बोल रहा है कि 4 वायर में 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ऐसे करके बना हुआ है ना, इक्वल लेंथ है 2 ओम हर सभी का, इसका भी 2 ओम है, 2 ओम इसका भी है, 2 ओम इसका भी है, 2 ओम इसका भी है। बोल रहा है फॉर्म ऑफ स्क्वायर बना रहा है, ये वर्ग बना रहा है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 ऑपोजिट कॉर्नर, यहां से लेके और यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 ऑपोजिट कॉर्नर
ऑफ द स्क्वायर इज, ये मेरे को बताना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये भी दो, इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगा। चलिए ठीक है, यही बना लेते हैं। थोड़ा जगह ले लेते हैं। हाँ देखिए ये क्या है, सबसे पहले बोल रहा है वर्ग बनाना है, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे बन गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा बन गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा बन गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा बन गया। ये भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम है ना। किसी भी एक कॉर्नर को मान लेते हैं, मान लीजिए मैं ये बोला ए है, ये बी है, तो दो कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखेंगे सबसे पहला ये चीज क्या हो रहा है, यहां से ये पूरा का पूरा सीरीज में है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, तो ये 4 ओम बना लिया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का ये ए से बी तक का आ गया 4 ओम। ऐसी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट भी 2 ओम और ये 2 ओम कितना बना लिया, फिर से ये और 4 ओम बना लिया, ये 4 ओम और ये 4 और 4 कैसे दिख रहे हैं भाई, पैरेलल में दिख रहे हैं, और 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है 2 ओम। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है a house is fitted with 10 lamps of 60 watt each and 4 fans of 100 watt each. If they are using as an average for 2 hours daily, what will be the consumption of electricity for 1 day? मेरे को बोल रहा है, देखिए बोल रहा है एक हाउस जो है, एक घर है, 60 वॉट के 10 लैंप लगे हुए हैं और ना 4 फैंस लगे हैं 100 वॉट के। मतलब हर एक फैन का जो रेटिंग है वो 100 वॉट है, और हर एक लैंप का जो रेटिंग है वो 60 वॉट है। बोल रहा है अगर ये ऑन एन एवरेज ना औसतन 2 घंटे प्रतिदिन चलते होंगे ना, तो मेरे को एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बताना है कि ये कितना बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको जरूरी है। इस जगह पर जैसे ही आप देखेंगे क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले बोल रहा है 100 वॉट के कितने बल्ब बोल रहा है, 100 वॉट के, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। 10 लैंप है 60 वॉट के और 100 वॉट के 4 पंखे हैं। ठीक है, 10 लैंप है 10 वॉट के 4 पंखे बोल रहा है, और 10 लैंप 60 वॉट के, और हाँ 10 लैंप 60 वॉट के और 60 वॉट के 10 लैंप का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, आपका टोटल निकाल लेते हैं। 4 इंटू 100 करूंगा तो 400 वॉट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 60 करूंगा तो 600 वॉट आएगा। तो टोटल पावर कितना दे रहे हैं, ये 1000 वॉट का आपने क्या किया, घर पे लगाया हुआ है, या 1000 वॉट बोलिए चाहे 1 किलो वॉट बोलिए, ये आपका पावर दिख रहा है। क्लियर है, मेरे को बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज आप 2 घंटा प्रतिदिन जला रहे हैं, प्रतिदिन 2 घंटा जला रहे हैं, तो आपको कंजप्शन बताना है, कितनी एनर्जी का आपने खपत किया, ऊर्जा बताना है। और आपके घर में जो ऊर्जा मीटर लगे रहता है, जहां पर एनर्जी मीटर जो लगे रहता है, जो इलेक्ट्रिकल वाला आता है, इलेक्ट्रिकल जो आप देखे होंगे मीटर रीडिंग वाला आता है, वो जो आपके घर बोर्ड लगा है ना, वही एनर्जी मीटर है। और एनर्जी हमेशा निकलता है पावर इनटू टाइम से। आपने कितना शक्ति खपत किया, 1 किलोवाट का, कितने समय के लिए, 2 घंटा, तो 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 किलोवाट आवर इज योर करेक्ट आंसर। एक दिन का बन रहा है, तो एक दिन का यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर क्या ऑप्शन में है क्या, तो ये 1 यूनिट ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट, 2000 यूनिट। तो इसका आंसर होगा 2 यूनिट, क्योंकि यूनिट का मतलब ही होता है किलोवाट आवर। ये सब क्वेश्चन आपको फंसाएगा।
क्लियर हो रहा है? अच्छे से बार बार देखिएगा, ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आता है, तो जो इस सब के क्वेश्चन बनाता है ना, उसी का पेपर निकलता है बेटा, क्योंकि ये सब चीजें मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है। हर बच्चा इसको छोड़ देता है, गणित है बोल के, लेकिन गणित बोल के छोड़ना नहीं है, इसको आपको बनाने का ट्राई करना है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप, ये क्या होगा? एक इनकैंडेसेंट लैंप का अगर मेरे को एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर, ग्लास इज मेड थिनर, उसका जो ग्लास है उसको पतला रखना पड़ेगा। ग्लास इज मेड थिकर, मोटा रखना पड़ेगा ग्लास। इनर्ट गैस इज फिल्ड, मतलब उसके अंदर इनर्ट गैस भरना पड़ेगा। या लैंप्स आर वैक्यूम्स, मतलब उसमें वैक्यूम का यूज करना पड़ेगा। तो इनर्ट गैस का यूज करके मैं इनकैंडेसेंट लैंप का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकता हूं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अ सर्किट इज 10 एम्पियर। देखिए यहां पर IM की वैल्यू दे दिया कितना? 10 एम्पियर। बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहा है, इसलिए IM बोलता। अगर ये वोल्टेज दिया रहता ना तो मैं VM बोलता। ठीक है, तो IM दिया। इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? मतलब एमीटर का रीडिंग बताना है, मतलब कुल मिला के RMS मान बताना है। RMS मान होता है IM बटे रूट 2। अभी मैं आपको बताया हूं ये कितना है, 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय रूट 2। और ये सब आप याद कर लीजिए बेटा, बहुत काम आएगा। 1 बटे रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। 1 बटे रूट 3 की वैल्यू होती है 0.519, ये इसकी वैल्यू रहती है 0.159। 0.159 इसकी वैल्यू नहीं, ये 1 बटे रूट 3 की वैल्यू होती है 0.577। 1 बटे 2 पाई की वैल्यू होती है 0.159। इसको जितने बार आप रट लेंगे ना, आपको पेपर में जल्दी से बनाने में सहायता मिलेगा। आपको बार बार इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 1 बटे रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू रूट, ये 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7.07। ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। What effect of electricity uses in electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में किस प्रकार का इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म लगता है? ये बोल रहा है ना इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में? जो आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब जो बजता है ढूंढ से, उसमें किस टाइप का वो रहेगा इफेक्ट? साउंड। साउंड तो अलग चीज है, साउंड तो आता है, तो ये तो नहीं होगा। थर्मल इफेक्ट भी नहीं होगा, थर्मल का मतलब ताप इफेक्ट भी नहीं होगा। केमिकल इफेक्ट भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। विथ राइज इन टेम्परेचर द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर, क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एक इंसुलेटर के गुण में क्या चेंजेस आता है? जो उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीजेस, वीकनेस, नन ऑफ द अबव, या रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये और वीक हो जाता है, मतलब अगर मैं किसी इंसुलेटर को ताप बढ़ा दूं ना तो धीरे धीरे कैसा बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी गुण क्या हो जाएगा? जो इंसुलेटर गुण है वो कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब है वो धीरे धीरे कंडक्टर बनने जा रहा है। ठीक है। द मेटल्स यूज्ड फॉर द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में किस प्रकार के मेटल का उपयोग करते हैं? कॉपर, कार्बन, सिल्वर या नाइक्रोम। तो इलेक्ट्रिक हीटर का बात कर रहा है, तो आप इसमें कौन सा यूज करेंगे? कॉपर है, कार्बन है, सिल्वर है या नाइक्रोम है? तो हमेशा इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए 94। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स जो घनत्व होता है, घनत्व उसका यूनिट क्या होता है? ये फ्लक्स घनत्व का यूनिट क्या होता है? तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यही मेरा फ्लक्स घनत्व का मतलब ही होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग आ रहे हैं, वही तो है। 1 मीटर के स्क्वायर में कितने लोग मिल रहे हैं, इसी को घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग मिल रहे हैं, इसी को तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एम्पियर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
95 क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड वॉट मीटर आर, कौन सा वॉट मीटर ज्यादा यूज होता है? तो बीएमएमसी टाइप, मूविंग आयरन टाइप, डायनेमोमीटर टाइप या इंटीग्रेटिंग टाइप। तो ये तो इंटीग्रेटिंग आपको बताया हूं, एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। मूविंग आयरन टाइप जो रहता है ये तो एसी के लिए यूज करते हैं। बीएमएमसी ये तो बेस्ट फॉर डीसी मेजरमेंट होता है। तो डायनेमोमीटर ही होगा जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। ये एसी एंड डीसी दोनों में यूज करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए, पावर, ठीक है। इसी को हम लोग वॉट मीटर बोलते हैं, वॉट मीटर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नो लोड करंट, देखिए बोल रहा है द नो लोड करंट ड्रॉन बाय एन इंडक्शन मोटर विल हैविंग, क्या होगा? एक इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट क्या होता है? इसका आंसर आएगा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक। चलें, डीसी शंट मोटर इज अ, डीसी शंट मोटर क्या होता है? एक वेरिएबल स्पीड मोटर, कांस्टेंट स्पीड मोटर, हाई स्पीड मोटर या हाई पावर मोटर। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। मोटर दैट कैन बी स्टार्टेड ऑन नो लोड कंडीशन, ऐसा कौन सा मोटर है जो कैन बी स्टार्टेड ऑन लोड कंडीशन, जो लोड के साथ ही स्टार्ट होगा? केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर या डीसी सीरीज मोटर। तो यही होता है भाई डीसी सीरीज मोटर। इसको नो लोड में स्टार्ट नहीं करते, नो लोड में स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नो लोड में स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा बहुत हाई होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क अत्यधिक होता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते है ना। 99 क्वेश्चन, अ सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर, एक सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किस लिए करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए या फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के लिए? तो इसका यूज होगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। यहाँ जो सिंक्रोनस मोटर है ये एज अ कंडेंसर काम करता है, कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर पावर फैक्टर मेजरमेंट में बहुत उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A single phase induction motor is provided with an additional winding in the stator for smooth operation, multi-pass application, increasing starting torque, मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को एक एडिशनल वाइंडिंग के थ्रू लगाने का मतलब होता है उसे सेल्फ स्टार्ट बनाना, ठीक है। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो ये पूरा 100 क्वेश्चन था जिसको आपको करना है। मैं आपको थोड़ा सा एसी सर्किट का फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। एसी सर्किट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे मैं बोला IRMS, तो ये होता है IM डिवाइडेड बाई √2। बोर्ड में समझा देता हूं। एसी सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे पहला नंबर IRMS, तो ये होता है IM डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। दूसरा I एवरेज, तो ये होता है 2IM बाई पाई। तीसरा नंबर फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। ये हमेशा 1.11 आता है फुल वेव के लिए। चौथा नंबर पीक फैक्टर, ये आता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। 2√2 इसका आंसर आता है। 2√2 का मतलब आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। ये इतना इसका पूरा का पूरा आंसर रहेगा। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन और किए, तो कल के वीडियो और आज के वीडियो दोनों को देखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि ना ये 4 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ भाई, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, पैरेलल में
तो मेरे को इसका कंडक्टेंस बताना है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, जिसको बोल रहा हूं चालकता, चालकता क्या होगा आपको बताना है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जल्दी आपको वीडियोस कहीं मिलेंगे नहीं, और मैं हमेशा आपके लिए ये सब कंसेप्ट लेते आते रहूंगा। और कुछ भी डाउट आपको रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आसान भाषा में आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय